हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। तो थीम यात्रा जो है रेलवे स्टेशन को दर्शा रहा है, उसी पैटर्न पर आपको बताना है कि थीम भोजन यानी किससे संबंधित है। इस पैटर्न को कौन पूरा करेगा ये बताना है। पहला विकल्प है कृषि फार्म, दूसरा है जंगल, तीसरा है दुकानदार और चौथा है किसान। तो थीम भोजन यदि आप देखेंगे तो ये कृषि फार्म से संबंधित है। पैटर्न के हिसाब से ये कृषि फार्म से संबंधित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यह समुदाय द्वारा उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले सामुदायिक संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। पहला विकल्प है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व और चौथा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां बतानी है। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश जो है उत्तर पूर्व में स्थित है और आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्व में स्थित है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? पहला विकल्प है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है मांसपेशियों की ऊर्जा और चौथा है ध्वनि ऊर्जा। तो क्रिकेट खेलता है अपने दोस्तों के साथ, तो वह जिस ऊर्जा का उपयोग कर रहा है वह है मांसपेशियों की ऊर्जा। मांसपेशियों की ऊर्जा से तात्पर्य क्या है? मांसपेशियों द्वारा उत्पादित ऊर्जा से है जब वे संकुचित होती हैं और बल लगाती हैं। तो क्रिकेट खेलने में इसी ऊर्जा का उपयोग होता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा क्या होती है? तो प्रकाश ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण को संदर्भित करती है जो मानव आंख को दिखाई देती है, और यह ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों में यात्रा करता है। और जो कृत्रिम प्रकाश ऊर्जा होती है वह प्रकाश बल्ब और अन्य स्रोतों द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। रासायनिक ऊर्जा क्या है? तो रासायनिक अणुओं और परमाणुओं के बंधनों में संग्रहित संभावित ऊर्जा को यह संदर्भित करती है, तो वह रासायनिक ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा क्या है? कंपन करने वाली वस्तुओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा कहलाती है, जो ध्वनि तरंगों के रूप में एक माध्यम से फैलती हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। पहला विकल्प है केवल प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, तीसरा है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा और चौथा है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो जब हम ईंधन जलाते हैं तब हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है और प्रकाश ऊर्जा भी प्राप्त होती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा ऊर्जा के ही दो रूप हैं जो आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और एक साथ अक्सर पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं? पहला विकल्प है बोरा चावल, दूसरा है अरबोरियो चावल, तीसरा है बोम्बा चावल और चौथा है पोन्नी चावल। तो ये जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें असम का बिहू त्योहार बताया था, तो उसी में मैंने ये भी बताया था कि असम में
एक चावल की किस्म पाई जाती है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, वे होते हैं बोरा चावल। पहला विकल्प इसमें सही है। और ये अपनी सुगंधित खुशबू और विशिष्ट स्वाद के लिए भी जाने जाते हैं और इनका उपयोग आमतौर पर पारंपरिक असमिया व्यंजन जैसे पीठा, पुलाव और कोमल साउल बनाने के लिए किया जाता है। अब ये जो चावल की 3 किस्में लिखी हुई हैं, आर्बोरियो चावल, बोम्बा चावल और पोन्नी चावल, इनके बारे में भी याद रखना है। तो आर्बोरियो जो चावल है एक प्रकार का छोटे दाने वाला चावल है जो मुख्य रूप से इटली के पीडमोंट क्षेत्र में उगाया जाता है। पीडमोंट क्षेत्र में ये उगाया जाता है आर्बोरियो चावल। बोम्बा चावल क्या है? तो बोम्बा चावल जिसे अरोज बोम्बा भी कहा जाता है, यह छोटे दाने वाला ये भी चावल है और ये स्पेन में उगाया जाता है। पोन्नी चावल क्या है? तो पोन्नी चावल मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में उगाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। पहला विकल्प है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा है फरवरी से अप्रैल, तीसरा है अप्रैल से जून और चौथा है अगस्त से अक्टूबर। तो एनसीईआरटी में एक लेसन है अनीता की मधुमक्खियाँ, उसमें मधुमक्खियों के बारे में डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे अच्छा समय है वह अक्टूबर से दिसंबर के बीच का है, क्योंकि ये समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो ये मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। अब मधुमक्खी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि मधुमक्खियां जो हैं समूह में रहती हैं और मधुमक्खियों के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, नर मधुमक्खी कुछ ही होती हैं छत्ते में और ये कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं, और श्रमिक मधुमक्खी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये छत्ते बनाने का कार्य, फूलों से रस एकत्र करने का कार्य, शहद बनाने का कार्य, बच्चे पालने का कार्य, ये सभी कार्य श्रमिक मधुमक्खियाँ करती हैं। तो ये आपको मधुमक्खियों के बारे में याद रखना है। इसके अलावा मधुमक्खियाँ फूलों की ओर आकर्षित होती हैं और लीची के फूल सबसे ज़्यादा मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में मिलान करना है। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। तो जीरा जो है छोटा परंतु खुशबूदार होता है, इसे चौथे से मिला देंगे। केसर जो है पीले रंग का होता है, इसे तीसरे से। मिर्च दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति हुई है इसकी, और लौंग कील की तरह दिखता है। तो इस क्रम में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। पहला विकल्प है उड़ीसा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है तेलंगाना। तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य पूछा गया है, तो पहला विकल्प इसमें सही है उड़ीसा। ये बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के जो और तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये आपको याद रखना है। अब कर्नाटक और केरल ये अरब सागर के तटवर्ती राज्य हैं। इसके अलावा और कौन कौन से अरब सागर के तट पर स्थित हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली। ये भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है
जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। अब इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, ये सही है। जब भी झारखंड का प्रश्न आता है तो मैं ये बता देती हूँ, कुडुक जो है झारखंड में एक आदिवासी समुदाय है और ये लोग कुडुक भाषा बोलते हैं और इस भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। ये सही हो गया। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, तो ये गलत है। ये झारखंड में नहीं तय करती है, बल्कि ये जो लॉटरी सिस्टम है ये मिजोरम में किया जाता है। यानी मिजोरम में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो इसमें झारखंड लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। सी में क्या लिखा है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। तो 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं ये गलत है, जबकि जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। तो बी और सी गलत हो गया, ए और डी सिर्फ सही है, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये मैंने सभी आपको बताया है जब मैंने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाया था, और आप लोग अभी भी उसकी वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? पहला विकल्प है 146 ग्राम, दूसरा है 142 ग्राम, तीसरा है 143 ग्राम और चौथा है 144 ग्राम। द्रव्यमान पूछा गया है। द्रव्यमान क्या होता है? घनत्व गुणा आयतन। तो घनत्व दिया गया है 24, आयतन दिया गया है 6, इसका कर देंगे गुणा। 144 ग्राम यानी चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। वस्तु का जो आयतन है वह 144 ग्राम है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए, यानी इसमें जो गलत हैं वह बताने हैं। पहला है, वे अपने भोजन यानी शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। और चौथा है, वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। अब जो सांपों के बारे में गलत है वह बताना है। तो वे अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल सही है। इनके जो दांत हैं वो नुकीले होते हैं सांपों के, तो ये भी सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी सही है। लेकिन वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सांप के बारे में आपको और क्या क्या याद रखना है? सांपों के दांत नुकीले घुमावदार होते हैं, लेकिन वे अपने शिकार को चबाते नहीं हैं। सांप हमेशा अपना पूरा भोजन निगल लेते हैं। सांप आवाजें सुन नहीं सकते, लेकिन अपनी त्वचा के माध्यम से कंपन को महसूस करके प्रतिक्रिया करते हैं। इनके बाहरी कान नहीं होते हैं, वे केवल जमीन पर होने वाले कंपन को महसूस करते हैं। और हमारे देश में पाए जाने वाले कई प्रकार के सांपों में केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से हैं वे? कोबरा, दोबोइया, अफाई और करैत। ये जो होते हैं ये 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। और सांप के 2 खोखले दांत भी होते हैं और इसके डसने पर जहर नुकीले दांतों के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। और सांप के जो डसने की दवा है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। तो इतनी बातें आपको सांप के बारे में याद रखनी है। प्रश्न यदि पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे ब्रांज कहते हैं, जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? पहला है टिन और कॉपर, दूसरा है कॉपर और जिंक, तीसरा है एल्युमिनियम और जिंक और चौथा है जिंक और टिन। तो कांसा एक मिश्र धातु है और इससे प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। यदि पेपर सेकंड में तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न एसएसटी में पूछ लिया जाता है और पेपर फर्स्ट में ये ईवीएस में पूछा जाता है। तो कांसा मिश्र धातु है टिन और कॉपर की। पहला विकल्प इसमें सही है। और इससे मूर्तियां हैं, प्राचीन काल में भी इससे कई प्रकार के
वस्तुएं बनाई जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो हाथियों के बारे में पहले भी प्रैक्टिस में प्रश्न आ चुका है और मैंने आपको कई बार हाथी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो बताए हैं। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 200 किलोग्राम होता है। इसमें लिखा है 100 किलोग्राम, तो ये गलत हो गया। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक झाड़ियों और पत्तियों को खा लेता है, जबकि वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक झाड़ियों और पत्तियों को खा पाता है, 200 किलोग्राम से अधिक नहीं। तो ये भी गलत हो गया। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सही है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। सी और डी इसमें सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हाथियों के बारे में और क्या क्या आपको याद रखना है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में मुख्य रूप से मादा और हाथी बच्चे ही होते हैं। सबसे वयस्क जो हथनी होती है वह झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे हो सकते हैं। नर हाथी जो हैं 14-15 साल की उम्र तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं। और हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, जब इन्हें गर्मी लगती है तो ये कान हिलाकर हवा कर लेते हैं। और हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कीचड़ और पानी में खेलना इन्हें पसंद है। तो ये सामान्य बातें हाथी के बारे में आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी में लिखा है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। अब इसमें से जो सही है वह बताना है। तो आप लोगों को मैंने बताया है, घरों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं सभी बताई हैं। तो ये जो ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं लकड़ी के, ये मनाली में नहीं बनाए जाते, ये असम में बनाए जाते हैं। तो पहला गलत हो गया कथन ए। कथन बी में लिखा है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो ये सही है। ए गलत है परंतु बी सही है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मनाली में लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं ढालू छतों वाले, लेकिन मजबूत बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते। मजबूत बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं असम में, क्योंकि वहां भी बारिश बहुत होती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ए गलत है, बी सही है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। लिखा है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने के मुख्य कार्य हैं। अब ये जो कार्य दिए गए हैं इनमें से तने के कार्य बताने हैं। तो भोजन का उत्पादन और भंडारण करना ये तने का कार्य नहीं है। पौधे को शक्ति और सहारा देना ये तने का कार्य है। और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना ये भी तने का कार्य है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, केवल बी और सी। तो भोजन का उत्पादन जो है पत्तियां करती हैं, तने का ये कार्य नहीं है, इसीलिए ए गलत है, बी और सी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश। पहला है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है मणिपुर और चौथा है चंडीगढ़। तो इसमें जो नहीं है वह बताना है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ ये तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो तीसरा विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुदुचेरी।
तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? पहला विकल्प है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम और उड़ीसा, तीसरा है गुजरात और तमिलनाडु, और चौथा विकल्प है बिहार और बॉम्बे हाई। तो कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं गुजरात और तमिलनाडु, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला विकल्प है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अम्बेडकर, और चौथा विकल्प है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो हमारे देश का जो संविधान है वह डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था, तीसरा विकल्प इसमें सही है। और डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अम्बेडकर भारत सरकार के पहले कानून मंत्री थे, तो ये भी आपको याद रखना है, और मसौदा समिति के ये अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको याद रखना है। और 1990 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। लिखा है पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित यानी भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। अब इनमें से जड़ों के कार्य बताने हैं। अभी जो प्रश्न आया था उसमें तने के कार्य बताने थे। तो पौधे को सहारा देना जड़ का कार्य है, भोजन संचित और भंडारण करना ये जड़ का कार्य है, पानी और खनिजों को अवशोषित करना ये भी जड़ का कार्य है। ACD इसमें सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तेलंगाना, और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो पोचमपल्ली जो है एक कस्बा है और यहाँ पर चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई की जाती है, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी जिसमें आयरन जिस ग्रुप में पाया जाता है वह बताना है। पहला विकल्प है गुड़, आंवला, टमाटर, दूसरा विकल्प है आंवला, पालक, गुड़, तीसरा है आंवला, बंद गोभी, टमाटर, और चौथा है बंद गोभी, आंवला और पालक। तो लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला, पालक और गुड़ में, दूसरा विकल्प इसमें सही है। आयरन जो है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, और आयरन की कमी से एनीमिया नामक एक बीमारी भी हो जाती है। तो जिसको एनीमिया हो जाता है तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं आयरन वाली चीज़ें खाने के लिए, तो उसे गुड़ खाना चाहिए, आंवला, पालक ये सभी खाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। पहला है फाख्ता, कौआ, मोर, दूसरा है बाज, कबूतर, तोता, तीसरा है कौआ, चील, बुलबुल, और चौथा है बाज, चील, गिद्ध। तो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं बाज, चील, गिद्ध, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
लिखा है नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है असम और चौथा है उड़ीसा। तो अभी आपको बताया था, एक ऐसा ही प्रश्न आया था, तो उसमें बताया था कि असम में घर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं मजबूत बांस के खंभों पर, तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान में घर बनाए जाते हैं मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों के घर बनाए जाते हैं और छतें जो है कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। लद्दाख में 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, पत्थर के बनाए जाते हैं घर यहाँ पर, और जो घर हैं 2 मंजिला होते हैं। नीचे वाली मंजिल पर जानवर और ज़रूरी सामान रखा जाता है, ऊपर वाली मंजिल पर घर के सभी सदस्य रहते हैं। तो ये आपको लद्दाख के घरों के बारे में याद रखना है। और लद्दाख के घरों में जो नीचे वाली मंजिल होती है उसमें कोई भी खिड़कियां नहीं होती और ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं? पहला विकल्प है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, तीसरा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम और चौथा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की जो दिशाएं हैं वह हैं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? पहला विकल्प है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा विकल्प है ग्रेगोर जॉन मेंडल, तीसरा विकल्प है जॉर्ज मेस्ट्रल और चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया ग्रेगोर जॉन मेंडल ने, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अब ये जो 3 विकल्प और लिखे हैं इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेल्क्रो का आविष्कार किया था और चार्ल्स डार्विन जो हैं ये प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो ये भी, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? पहला विकल्प है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है मिजोरम और चौथा है झारखंड। तो तोरांग का अर्थ है जंगल, झारखंड में कुडुक भाषा में कहा जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? पहला विकल्प है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, दूसरा है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। जो सही नहीं है वह बताना है। तो नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो दूसरा विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे? पहला विकल्प है अफगानिस्तान से, दूसरा है इंग्लैंड से, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका से और चौथा है दक्षिणी अफ्रीका से। तो मिर्ची जो है हमारे देश में दक्षिणी अमेरिका से आई है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में कुल 28 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।